दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। जब अपने ही खून के रिश्ते आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए दरवाजे पर दस्तक दें, तो इंसान कहाँ जाए? सुनील के लिए वह सुबह एक ऐसी तबाही लेकर आई थी जिसने उसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। घर में रोज की तरह शांति और सुकून का माहौल था। सुनील अपनी छोटी सी किराना दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था और उसकी पत्नी राधा रसोई में नाश्ता बना रही थी। दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अगले ही पल उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले मेहमान उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 40 साल का सुनील हर सुबह 6 बजे अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता था और रात 11 बजे तक कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उसने जैसे ही दुकान जाने के लिए घर का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, तभी सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से उसकी 2 बहनें, रीना और पूजा, उतर रही थीं। दोनों को इतने महीनों बाद अचानक अपने सामने देखकर सुनील की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक दौड़ गई। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल उठी। वह तेजी से उनके पास पहुंचा। अरे रीना, पूजा, तुम दोनों एक साथ बिना बताए? उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ भैया, सोचा आपको सरप्राइज दे दें, बड़ी बहन रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में वह पुरानी गर्मजोशी कहीं गायब थी। बहुत अच्छा किया, चलो अंदर आओ, आज तो मेरा दिन बन गया। सुनील ने उनके बैग उठाए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगा। उसकी आवाज आंगन में गूंज उठी। राधा, अरे राधा, देखो तो कौन आया है। रीना और पूजा आई हैं। रसोई से अपने हाथ साफ करती हुई राधा बाहर आई और अपनी ननदों को देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी की चमक फैल गई। वह आगे बढ़कर दोनों से गर्मजोशी से मिली। नमस्ते दीदी, आप लोग कैसे हैं? घर पर सब ठीक है ना? हम ठीक हैं भाभी, पूजा ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी औपचारिकता थी। सुनील ने तुरंत अपना दुकान जाने का इरादा बदल दिया। मैं आज दोपहर बाद ही दुकान जाऊंगा। इतने समय बाद मेरी बहनें एक साथ आई हैं। राधा, इनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ, लेकिन पहले चाय बनाओ। मैं बाजार से जलेबी और समोसे ले आता हूं। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत है? रीना ने कहा, लेकिन सुनील कहाँ मानने वाला था। वह खुशी से उछलता हुआ घर से निकल गया। उनकी माँ कमला देवी, जो अपने कमरे में आराम कर रही थीं, आवाजें सुनकर उठ बैठीं। राधा ने उन्हें सहारा देकर व्हीलचेयर पर बैठाया और बाहर लाई। अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। अरे मेरी बेटियां, आखिरकार तुम आईं। कितने महीनों बाद अपनी बीमार माँ को याद किया, वरना अपने घर परिवार में इतना उलझ गई हो कि एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा हुआ जो आज आ गईं, मैं तुम दोनों को बहुत याद कर रही थी। राधा ने तुरंत पानी लाकर दिया और उनकी खातिरदारी में जुट गई। घर का माहौल उत्सव जैसा हो गया। सुनील बाजार से गर्मागर्म नाश्ता लेकर लौटा। सब आंगन में बैठकर बातें करने लगे। सुनील अपनी बहनों के साथ बचपन की यादें ताज़ा करके हंस रहा था, लेकिन उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बहनें हंस तो रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, एक अनकहा बोझ जो वह समझ नहीं पा रहा था। उसने कई बार सोचा कि पूछे कि सब ठीक तो है, लेकिन हर बार यह सोचकर रुक गया कि शायद सफर की थकान होगी। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। रीना ने गहरी सांस लेते हुए पहले पूजा की ओर देखा, फिर सुनील की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, भैया, हम आज यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि सुनील के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उठी। हाँ, बोलो रीना, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? रीना ने अपनी छोटी बहन पूजा की ओर देखा, जैसे उससे सहमति ले रही हो, और फिर बोली, भैया, पिताजी के इस मकान और दुकान पर हमारा भी हक है और कानून हमें यह हक देता है। हमें अपना हिस्सा चाहिए। यह वाक्य किसी बम की तरह घर की शांति पर गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
सुनील को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। वह अपनी बहन की ओर अविश्वास से देखता रह गया। क्या? तुम क्या कह रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। पूजा ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आवाज में भी वही कठोरता थी। भैया, हम साफ साफ बात कर रहे हैं। 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक बेटियों को भी बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार है। यह मकान हमारे पिताजी की कमाई से बना है, और जिस दुकान के आप अकेले मालिक बने बैठे हो, वह भी पिताजी ने खरीदी थी। सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, नहीं रीना, वह दुकान, वह मेरे बच्चों के मुंह का निवाला है, और यह घर, यह हमारा आशियाना है। हम सब कहाँ जाएंगे? वह सब हम नहीं जानते। हमें बस हमारा हिस्सा चाहिए। पूजा ने ठंडे लहजे में कहा। चुप हो जा पूजा, एक शब्द और नहीं। इससे पहले कि दोनों बहनें कुछ और कह पातीं, एक दहाड़ ने पूरे घर को हिला दिया। यह कमला देवी की आवाज थी। अपनी बेटियों की बात सुनकर उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। हिस्सा? कैसा हिस्सा चाहिए तुम दोनों को? क्या तुम भूल गईं कि यह घर और दुकान किसकी मेहनत से बचे हैं? तुम्हारे भाई की मेहनत से। रीना ने कुछ कहने की कोशिश की। माँ, आप नहीं समझेंगी। मैं नहीं समझूंगी। कमला देवी की आवाज और तेज हो गई। मुझसे ज्यादा कौन समझेगा तुम्हें? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे इस भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बान किया? जब तुम्हारे पिता का साया सिर से उठा था, तब सुनील सिर्फ 20 साल का था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने सपने त्याग दिए, ताकि तुम दोनों पढ़ सको। उसने अपनी जवानी इस दुकान के गल्ले पर बिता दी, ताकि तुम्हारी शादियों में कोई कमी न रहे। कमला देवी की आवाज अब कांप रही थी। तुम दोनों की शादियां यूं ही नहीं हो गईं। उसने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, लोगों से कर्ज लिया, ताकि तुम अपने ससुराल में सिर उठाकर जी सको, ताकि कोई तुम्हें न ताने कि तुम्हारे मायके वालों ने शादी में कमी छोड़ दी। और आज तुम उसी भाई से उसका घर और दुकान छीनने आई हो? कमला देवी सांस लेने को रुक गईं। राधा ने दौड़कर उन्हें संभाला। आंगन में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। सुनील की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां के इन शब्दों का दोनों बहनों पर कोई असर नहीं हुआ। रीना ने बेशर्मी से जवाब दिया, मां, भैया ने जो किया वह उनका फर्ज था। एक भाई अपनी बहनों के लिए यही करता है, और हम यहां कोई भीख नहीं मांग रहे। हम अपना कानूनी हक मांग रहे हैं। यह सुनकर सुनील अंदर तक टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। जिन बहनों के लिए उसने अपनी जरूरतें दबाईं, जिनकी खुशियों के लिए उसने अपनी जवानी दुकान पर गुजारी, वही आज उसे पराया कर रही थीं, उसे बेघर करने पर तुली थीं। तभी रीना का फोन बजा। वह आंगन के कोने में जाकर बात करने लगी। दूसरी तरफ उसका पति था। हाँ, मैंने कह दिया है। नहीं, अभी मान नहीं रहे। आप चिंता मत करो। अपना हिस्सा मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। यह भी कोई बात हुई? वह इतने बड़े घर और चलती दुकान पर बैठकर ऐश कर रहा है, और हम अपने घर में तंगहाली में जी। मैं लेकर रहूंगी अपना हिस्सा। बात खत्म कर वह वापस आकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर कठोरता के सिवा कोई भाव नहीं था। कमला देवी ने एक और कोशिश की। देखो बेटी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद इसने अकेले इस घर को संभाला, मेरा ख्याल रखा। मेरी बीमारी पर इतना खर्च हो रहा है, लेकिन इसने कभी उफ तक नहीं की। तुम्हारी भाभी भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारा मायका आबाद है, लेकिन तुम उल्टा उससे संपत्ति में हिस्सा मांग रही हो। कुछ तो शर्म करो। लेकिन दोनों बहनों ने एक न सुनी। वे जैसे अपनी शर्म और जमीर घर पर ही छोड़ आई थीं। भैया, इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। हमें पैसे की जरूरत है। हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है। आप ये घर और दुकान बेच दीजिए। जो पैसा आएगा हम तीनों बराबर बांट लेंगे, पूजा ने कहा। बेच दूं? सुनील ने अविश्वास से पूछा। अपने पिता की निशानी को बेच दूं? अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों को बेघर कर दूं? अगर बेचना नहीं चाहते तो हमें हमारे हिस्से के बराबर पैसे दे दीजिए, रीना ने कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते में आपने कोई फैसला नहीं लिया तो हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा। यह सुनकर सुनील के कानों में सनसनी दौड़ गई। उसका अपना खून, उसकी अपनी बहनें उसे कोर्ट में घसीटेंगी। उसी आंगन में जहां कुछ देर पहले वह उनकी खुशी में नाच रहा था, अब वह अपने परिवार के टुकड़े बिखरते देख रहा था। दोनों बहनें अपनी बात कहकर वहां से चली गईं।
सुनील वहीं जमीन पर बैठ गया। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाईं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता था कि मैंने बेटियां नहीं, सांप पैदा किए थे जो अपने ही भाई को डसने आई हैं। कुछ दिन किसी तरह बीत गए। घर में मातम सा पसरा था। कोई किसी से बात नहीं करता था। सुनील दुकान तो जाता, लेकिन उसका शरीर वहां होता और आत्मा घर में। उसकी बहनों के शब्द तीरों की तरह बार बार उसके दिल में चुभते थे। एक हफ्ते बाद दोपहर की खामोशी को चीरती एक आवाज आई, सुनील जी, चिट्ठी है। ये डाकिया था, लेकिन उसके हाथ में जो सरकारी लिफाफा था वह कोई चिट्ठी नहीं, बल्कि रिश्तों की बर्बादी का फरमान था। कांपते हाथों से सुनील ने लिफाफा खोला। अंदर कोर्ट की मुहर लगे कागज थे। उसकी दोनों सगी बहनों ने उसके खिलाफ संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए मुकदमा कर दिया था। वह कागज हवा में लहराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सुनील भी उसके पीछे पीछे बेजान सा आंगन की कुर्सी पर ढह गया। एक पल में उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो अक्सर कहते थे, मेरी बेटियां मेरा गर्व हैं। देखना, ये मेरा नाम रोशन करेंगी। आज वही बेटियां उनके बनाए घर की नींव हिलाने पर तुली थीं। तभी उसे एक धुंधला सा मंजर याद आया। कई साल पहले का वह दिन, जब उसकी बड़ी बहन रीना बाजार से लौटते वक्त एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। वह खून से लथपथ थी। खबर मिलते ही सुनील अपनी दुकान का शटर गिराकर पागलों की तरह भागा था। डॉक्टर ने कहा था, तुरंत बी पॉजिटिव खून चाहिए, वरना हम इसे नहीं बचा पाएंगे। बी पॉजिटिव, एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप, जो सुनील का भी था। उसने बिना सोचे अपना खून दिया। उसका खून उसकी बहन की रगों में दौड़ा, उसे नई जिंदगी दी। जब तक रीना को होश नहीं आया, वह उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। आज वही बहन, जिसकी रगों में उसका खून दौड़ रहा था, उसी का खून चूसने पर उतारू थी, सिर्फ इन ईंट पत्थरों और कागजों के लिए। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन की जान बचाई थी? ये सोचते ही सुनील की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह जमीन पर बैठकर सिसकने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर कमला देवी बाहर आईं। जब उन्हें कोर्ट के नोटिस का पता चला, तो वे अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगीं। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिया? जिस बेटी को कोख में पाला, वह आज मेरे बेटे की दुश्मन बन गई। इससे अच्छा तो तू मुझे उठा लेता। घर में कोहराम मच गया। सुनील को लगा जैसे वह पूरी तरह टूट चुका है, अकेला पड़ गया है। तभी राधा ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। जब सुनील ने उसकी ओर देखा, तो राधा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने सुनील का हाथ मजबूती से थामा और बोली, आप घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। राधा ने जमीन पर पड़े कागज उठाए और सुनील की आंखों में देखते हुए बोली, उन्होंने कानून का रास्ता चुना है, तो हम भी कानून से ही लड़ेंगे। भगवान से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, न्याय होगा। राधा के शब्दों ने सुनील को थोड़ा बल दिया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। जिस दिन का डर उसे पिछले एक हफ्ते से सता रहा था, वह दिन आ गया। सुनील अदालत के कटघरे में एक अपराधी की तरह खड़ा था। हाँ, एक अपराधी जिसका गुनाह यह था कि उसने अपनी बहनों से बेपनाह प्यार किया था। उसका गुनाह यह था कि उसने अपना सब कुछ उनकी खुशियों पर लुटा दिया था। और ठीक उसके सामने वाले कटघरे में खड़ी थीं उसकी दोनों बहनें, रीना और पूजा। उनके चेहरों पर न कोई शिकन थी, न कोई पछतावा। उनकी आंखों में बस एक जिद थी, अपना हक पाने की। सुनील ने जब उन्हें देखा, तो खुद से सवाल किया, क्या ये वही बहनें हैं जिन्हें मैं उंगली पकड़कर मेले ले जाता था? क्या ये वही बहनें हैं जो बचपन में मेरे पीछे पीछे भैया भैया कहकर दौड़ती थीं? अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकील जज साहब के सामने अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। तभी जज साहब, एक अनुभवी और समझदार बुजुर्ग, ने अपनी नजरें सुनील पर टिकाईं और पूछा, मिस्टर सुनील, जब कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का हक देता है, तो आप उन्हें उनका हक देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? सुनील की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला और बोला, जज साहब, मैं अपनी बहनों को उनका हक देने से इनकार नहीं कर रहा। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर का दर्द बाहर निकाल रहा हो, और बोला, लेकिन मेरी बहनें उस दुकान में हिस्सा मांग रही हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूं। उस दुकान से मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी होती हैं।
सुनील की आवाज कांप रही थी। जज साहब, वे उस मकान में हिस्सा मांग रही हैं जो मेरी बूढ़ी बीमार माँ और मेरे बच्चों का एकमात्र सहारा है। अगर यह भी बढ़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ 18 साल का था जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वे दुकान नहीं जा पाते थे। उस छोटी सी उम्र में, जब मेरे हमउम्र बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, अपना भविष्य संवारने के लिए पढ़ाई करते थे, मैं दुकान के गल्ले पर बैठता था। मैंने अपने पिता की आखिरी सांस तक उनकी सेवा की, रात रात जाग कर, और साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी संभाली। सुनील ने अपनी बहनों की ओर देखा और कहा, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी ताकि मेरी बहनें पढ़ सकें। मैं भले ही 12वीं पास नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी दोनों बहनों को कॉलेज में पढ़ाया ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। पिताजी के जाने के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि घर में किसी को उनकी कमी ना खले। मैंने इनकी शादियों में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, लोगों से कर्ज लिया, लेकिन इनकी शादी में कोई कमी नहीं आने दी। आज मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, और ये अपने घरों में आराम की जिंदगी जी रही हैं। लेकिन जज साहब, मैंने आज तक अपनी खुशियों का त्याग किया। क्या अब अपने परिवार को भी सारी खुशियों से वंचित कर दूं? तभी विपक्षी वकील, एक तेज तर्रार और कठोर दिखने वाला व्यक्ति, कुर्सी से उछलकर खड़ा हुआ। उसने व्यंग भरे लहजे में कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इसमें गिनाने वाली क्या बात है? जो इन्होंने किया वह हर बेटा और भाई अपने परिवार के लिए करता है। इन्होंने कोई असाधारण काम नहीं किया। यह सुनकर सुनील के वकील तुरंत खड़े हुए। ऑब्जेक्शन, मेरे विद्वान मित्र शायद भूल रहे हैं कि कर्तव्य दोनों तरफ से होता है। मेरे मुवक्किल ने अपनी बड़ी बहन रीना की शादी में 10 साल पहले 2 लाख रुपए और छोटी बहन पूजा की शादी में 7 साल पहले 18 लाख रुपए खर्च किए। यह रकम किसी साधारण इंसान के लिए छोटी नहीं है, खासकर उसकी जिसकी आय सीमित हो। इसके बाद भी हर तीज त्योहार पर इन्होंने अपनी बहनों को खूब दिया। हर सुख दुख में ये अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटे। जज साहब ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील के वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल का परिवार आज भी साधारण जिंदगी जी रहा है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि उनकी दोनों बहनें शहर के अच्छे इलाकों में रहती हैं। लेकिन इन बातों का रीना और पूजा पर कोई असर नहीं हुआ। रीना ने फिर वही बेशर्मी और ठंडेपन से कहा, जज साहब, इन इमोशनल बातों से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ वही मांग रहे हैं जो कानून हमें देता है। आप हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यह सुनकर सुनील के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, एक तूफान बह रहा था। उसने कटघरे को जोर से पकड़ा और चीखते हुए कहा, जज साहब, जब मेरी बड़ी बहन रीना के पति का कारोबार डूब गया था और उन पर लाखों का कर्ज था, तब इन्होंने मदद के लिए किसे पुकारा था? मुझे। मैंने अपने इस घर पर, जिसे आज ये हड़पना चाहती है, बैंक से कर्ज लेकर उनकी मदद की थी। उस कर्ज की किस्तें मैं आज तक चुका रहा हूं। अभी 4 महीने की किस्त बाकी है। उसने अपनी छोटी बहन पूजा की ओर कांपती उंगली उठाई और बोला, और तू पूजा, जब तेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार था और डॉक्टरों ने कहा था कि तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा नहीं बचेगा, तब तूने किसके दरवाजे पर दस्तक दी थी? मेरी पत्नी राधा ने बिना सोचे अपनी शादी के सारे गहने, जो उसकी माँ ने उसे दिए थे, मेरे सामने रख दिए थे। उसने कहा था, बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैंने उन गहनों को गिरवी रखकर तेरी मदद की थी। जज साहब, वे गहने मैं आज तक छुड़ा नहीं पाया। आज भी वे सुनार की दुकान पर पड़े हैं। मेरी पत्नी के हाथों में गहनों के नाम पर सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं, जबकि मेरी दोनों बहनों के हाथों में सोने के कंगन चमक रहे हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स को सुनील की बातों में सच्चाई नजर आई। भीतर तक टूट चुका सुनील अपने घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी पत्नी राधा, जो सामने कुर्सी पर बैठी थी, अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा ढककर रोने लगी। अदालत में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर इंसान की आंखें नम थीं। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखें पोंछीं। फिर उन्होंने गंभीरता से रीना और पूजा की ओर देखा और पूछा, क्या यह बात सच है? क्या आपके भाई ने आपके पति के कारोबार को बचाने के लिए अपने घर पर लोन लिया? क्या उनकी पत्नी ने अपने गहने आपके बच्चे की जान बचाने के लिए गिरवी रखे? दोनों बहनों की नजरें शर्म से झुक गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे कुछ बोल नहीं पाईं।
पूजा ने बस हल्के से हाँ में सिर हिलाया। जज साहब ने इसे नोट किया। फिर दोनों पक्षों के वकील बहस में जुट गए और जज साहब ने उस दिन की कार्यवाही स्थगित कर अगली तारीख दे दी। जब सुनील अदालत से घर लौटा, कमला देवी, जो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं, उसके बुझा हुआ चेहरा देखकर सब समझ गईं। सुनील ने किसी की ओर नहीं देखा। वह एक जिंदा लाश की तरह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे रुदन में बदल गई। वह बिस्तर पर मुंह के बल लेटकर रो रहा था। उसका सारा संयम, सारा दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। उसे अपनी बहनों के पत्थर जैसे चेहरे याद आ रहे थे। उसे विपक्षी वकील का व्यंग याद आ रहा था। वह पूरी तरह बेबस हो चुका था। दरवाजे के बाहर खड़ी राधा और कमला देवी का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने सुनील को कभी इतना टूटा नहीं देखा था। यह वह इंसान था जो पूरे परिवार के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहता था, और आज वह चट्टान रेत की तरह बिखर रही थी। तभी 10 साल का अजय और 8 साल की काव्या, जो स्कूल से लौटकर अपने पापा का इंतजार कर रहे थे, कमरे के दरवाजे तक आए। उन्होंने खिड़की से अपने पापा को रोते देखा तो उनकी छोटी सी दुनिया में जैसे भूकंप आ गया। वे अपने पापा को सुपर हीरो मानते थे, जो कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। उन्हें रोता देख दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पापा, प्लीज खोलो। कुछ देर बाद सुनील ने दरवाजा खोला। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर गए। उनके छोटे छोटे हाथों में उनकी मिट्टी की गुल्लक थी, लाल रंग की, जिसमें वे पिछले 2 साल से अपने जेब खर्च के पैसे जोड़ रहे थे, मेले में एक बड़ा सा खिलौना खरीदने के लिए। अजय ने अपने पापा के पास जाकर मासूमियत से उनका हाथ छुआ और पूछा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? सुनील ने आंसू पोंछकर अपने बच्चों की ओर देखा। उनकी मासूम आंखों में अपने लिए चिंता देखकर उसका दिल और टूट गया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस उन्हें देखता रहा। तभी काव्या ने अपनी तोतली आवाज में कहा, पापा, वो दोनों बुआ पैसे के लिए आपको परेशान कर रही हैं ना? मैंने आपको और मम्मी को बात करते सुना था। सुनील चुप रहा। इस सवाल का वह क्या जवाब देता? तभी अजय ने अपनी और काव्या की गुल्लक आगे बढ़ाई और बोला, पापा, आप परेशान मत हो। आप हमारी ये दोनों गुल्लक ले लीजिए। इसमें ढेर सारे पैसे हैं। आप ये सारे पैसे बुआ को दे दीजिए और उनसे कहिए कि वे आपको और परेशान न करें। लेकिन प्लीज आप रोइए मत। हमें अच्छा नहीं लगता जब आप रोते हैं। बच्चों के मुंह से यह सुनकर सुनील का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। एक तरफ उसकी सगी बहनें थीं, जिन्हें लाखों रुपए देने के बाद भी उनका लालच नहीं मिटा, और दूसरी तरफ उसके ये मासूम बच्चे थे, जो अपने पिता की एक मुस्कान के लिए अपनी छोटी सी जमा पूंजी, अपनी प्यारी गुल्लक, एक पल में कुर्बान करने को तैयार थे। सुनील और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया और रोने लगा। वह उनके सिर को चूम रहा था, उन्हें थाम रहा था, जैसे उन मासूम बच्चों से अपनी खोई हिम्मत वापस पाना चाहता हो। दरवाजे पर खड़ी राधा अपने पति के दर्द पर रो रही थी। सुनील अपनी किस्मत पर रो रहा था। माँ अपनी कोख पर रो रही थी, और वो 2 मासूम बच्चे सिर्फ इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका सुपर हीरो, उनका पापा, रो रहा था। अदालत की अगली तारीख आई। वकीलों में फिर तीखी बहस शुरू हुई। सुनील का वकील उसकी मजबूरियों और त्याग की दलीलें दे रहा था। विपक्षी वकील की आवाज गूंजी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह कोर्ट है, कोई ड्रामा सीरियल नहीं। बहस अपने चरम पर थी। माहौल तनावपूर्ण था। जज साहब दुविधा में थे। कानून और इंसानियत के बीच का फैसला साफ दिख रहा था। तभी अदालत का दरवाजा चरमराकर खुला। सबका ध्यान उस ओर गया। एक व्हीलचेयर पर एक कमजोर लेकिन दृढ़ संकल्प वाली बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। यह कमला देवी थीं। उनके पीछे राधा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर चिंता और मजबूती का मिश्रित भाव था। कमला देवी की एंट्री ने कोर्ट रूम में खामोशी ला दी। विपक्षी वकील ने उन्हें देखते ही मौका भांप लिया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, देखिए जज साहब, नया पैंतरा। जब इमोशनल कहानियों से काम नहीं बना तो अब अपनी बीमार माँ को ही अदालत में ले आए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एक और कोशिश। यह सुनकर कमला देवी, जो अब तक खामोश थीं, ने अपनी नजरें उठाईं। उन्होंने व्हील चेयर से ही अपनी कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं वकील साहब, मैं यहाँ अपने बेटे की वकालत करने या किसी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने नहीं आई। मैं यहाँ अदालत के सामने पूरा सच रखने आई हूँ। और सच ये है कि मेरा बेटा एक नेक और ईमानदार इंसान है। मैं यहाँ अपने बेटे की वकालत करने या किसी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने नहीं आई। मैं यहाँ अदालत के सामने पूरा सच रखने आई हूँ। और सच ये है कि मेरा बेटा एक नेक और ईमानदार इंसान है। मैं यहाँ अदालत के सामने पूरा सच रखने आई हूँ। और सच ये है
जो कभी किसी का हक मारने की सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कहा, सच ये है कि इसने शादी के बाद भी हर कदम पर अपनी बहनों की मदद की, लेकिन जब इसे मदद की जरूरत पड़ी तो कोई आगे नहीं आया। मेरी बीमारी पर सुनील अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुका है। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने कर्ज लेकर मेरा इलाज करवाया। लेकिन मेरी ये बेटियां, जिन्हें आज संपत्ति में हिस्सा चाहिए, एक बार भी यह पूछने नहीं आईं कि माँ, तुम जिंदा हो या मर गईं। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अगर मेरी बेटियों को मेरे पति की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तो पहले उन्हें उस कर्ज का हिस्सा चुकाना होगा जो मेरे बेटे के सिर पर है। क्या वे उस कर्ज में हिस्सा देंगी जो इस घर पर उनकी गृहस्थी बचाने के लिए लिया गया था? क्या वे मेरी बीमारी के खर्च में हिस्सा देंगी? कमला देवी अब जज साहब की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी ताकत थी। जज साहब, आप कानून के रखवाले हैं। आप बताइए, क्या हक सिर्फ एक तरफा होता है? जब जिम्मेदारियों का वक्त था तो इन्होंने कह दिया कि भाई है, उसका फर्ज है, और आज जब संपत्ति की बात आई तो कानून याद आ गया। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर फर्ज सिर्फ बेटे का है तो हक भी सिर्फ बेटे का होना चाहिए। अदालत में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे तूफान से पहले की शांति हो। विपक्षी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने तीखी नजरों से दोनों बहनों को देखा और फटकार लगाई, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। आपको अपना हक तो याद रहा, लेकिन अपना फर्ज भूल गईं। अपने माँ बाप और भाई के प्रति आपका भी कोई कर्तव्य था। जब जिम्मेदारियों का वक्त था तो आप कहीं नहीं थीं, और जब संपत्ति की बात आई तो हिस्सा मांगने चली आईं। सुनील जैसे भाई पर तो बहनें जान छिड़कती हैं, और आप उसकी जान लेने पर तुली हैं। दोनों बहनें सिर झुकाए खड़ी रहीं, लेकिन उनके वकील ने हार नहीं मानी और कोई कानूनी बिंदु उठाकर बहस जारी रखी। अदालत उस दिन के लिए फिर स्थगित हो गई। एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। वह त्योहार जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन सुनील के घर में आज कोई उत्सव नहीं था। सुबह से ही घर में एक अजीब, दिल को चुभने वाली खामोशी थी। सुनील और राधा के दोनों बच्चे, अजय और काव्या, नई पोशाक पहने हुए थे। काव्या ने बड़े उत्साह से अपने भाई अजय की कलाई पर एक छोटी सी राखी बांधी। अजय ने अपनी बहन को एक छोटा सा तोहफा दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी रक्षा का वादा किया। घर में सिर्फ यही पल था जिसमें थोड़ी सी जिंदगी झलकी, लेकिन सुनील की कलाई आज खाली थी। वह घर में बैठा सुनी आंखों से दरवाजे की ओर देख रहा था। हर साल इस समय तक उसकी दोनों बहनें रीना और पूजा घर आ जाती थीं। अगर नहीं आ पाती तो उनकी भेजी राखी का लिफाफा जरूर आ जाता था, लेकिन आज न कोई बहन आई थी, न राखी भेजी गई थी। पहली बार उसकी कलाई राखी के धागे के लिए तरस रही थी। राधा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उम्मीद भरे स्वर में बोली, एक काम कीजिए, अगर आपकी बहनें नहीं आईं तो क्या हुआ? बड़े तो आप हैं, क्यों ना आप उनके घर चले जाएं राखी बंधवाने के लिए। थोड़ी मिठाई भी लेते जाइएगा। हो सकता है इस पवित्र त्योहार पर उनका दिल पिघल जाए। हो सकता है वे अपनी गलती मान लें। राधा की आंखों में उम्मीद थी कि शायद सब पहले जैसा हो जाए। सुनील ने नम आंखों से राधा को देखा। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। वह बोला, नहीं राधा, अब नहीं। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। उसने अपनी खाली कलाई को देखते हुए कहा, हमारे बीच अब भाई बहन का रिश्ता कहाँ बचा है? सारा प्यार, सारे रिश्ते तो उस अदालत के कटघरे में ही खत्म हो गए। अब वे मेरी बहनें नहीं हैं राधा, अब तो वे सिर्फ वादी हैं और मैं प्रतिवादी। हमारे बीच जो फासले बन गए हैं, राखी के धागे भी अब उन्हें नहीं भर सकते। यह सुनकर पास के कमरे में लेटी कमला देवी का कलेजा फट पड़ा। आज फैसले का दिन था, वह दिन जिसका सुनील महीनों से इंतजार कर रहा था, या शायद डर रहा था। सुबह का वक्त था। सुनील अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ नहीं देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो तूफान के बाद आती है, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। राधा उसके पास आई और धीरे से बोली, तैयार हो जाइए, अदालत के लिए निकलना है। सुनील ने बिना मुड़े खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, राधा, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। राधा चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? सुनील मुड़ा। उसकी आंखें बुझी हुई थीं। मैं आज अदालत में जाकर जज साहब से कह दूंगा कि मुझे यह मुकदमा नहीं लड़ना।
मैं अपनी बहनों को उनका बराबर का हिस्सा दे दूंगा। घर बेच देंगे, दुकान बेच देंगे और जो पैसा आएगा 3 हिस्से कर देंगे। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? सुनील की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। कहीं ना कहीं चले जाएंगे, किराए के मकान में रहेंगे, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। लेकिन यह अदालत, ये वकील, ये मुकदमा मुझसे अब नहीं सहा जाता। मैं हर दिन अपनी बहनों को अपना दुश्मन बनते नहीं देख सकता। मैं अपनी माँ को रोज रोते नहीं देख सकता। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। मैं थक गया हूँ राधा, मैं हार मान रहा हूँ। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का हाथ थामा। ठीक है, जो आप सही समझें वही कीजिए। मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगी। 2 घंटे बाद सुनील अदालत के कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। कार्यवाही शुरू हुई। दोनों वकीलों ने अपनी बात रखी। तभी जज साहब ने सुनील से सीधा सवाल किया, मिस्टर सुनील, आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? अदालत में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सुनील पर थीं। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा संयम था। जज साहब, मैं अब यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। यह सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। दर्शकों में बैठी राधा ने अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढक लिया। कमला देवी, जो व्हील चेयर पर थीं, उनका दिल धक से रह गया। विपक्षी वकील के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। रीना और पूजा ने एक दूसरे को देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर रीना धीरे से बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुनील ने आगे कहा, जज साहब, मैं अपनी बहनों को उनका बराबर का हिस्सा देने को तैयार हूं। मैं घर और दुकान बेच दूंगा। जो पैसा आएगा हम तीनों बराबर बांट लेंगे। मुझे बस ये सब खत्म करना है। जज साहब, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, ने अपना चश्मा उतारा और सुनील को गौर से देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने सुनील की टूटी आत्मा को पढ़ लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद जज साहब बोले, मिस्टर सुनील, क्या आप ये फैसला अपनी मर्जी से ले रहे हैं या आप थक चुके हैं और हार मान रहे हैं? सुनील की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मैं समझ सकता हूं मिस्टर सुनील। मैंने इस मामले को कई महीनों से देखा है। मैंने हर सुनवाई में आपकी आंखों में दर्द देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और पूरे कोर्ट रूम को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इस मामले का गहराई से अध्ययन किया है। मैंने सारे तथ्य और सबूत देखे हैं और मेरे नजरिए से आपकी बहनों का इस संपत्ति पर कोई नैतिक हक नहीं बनता। यह सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। विपक्षी वकील तुरंत खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर सुनील खुद हिस्सा देने को तैयार हैं और कानून के नजरिए से भी। जज साहब ने उसकी बात काट दी। मैं कानून को आपसे बेहतर जानता हूं। हाँ, कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हक देता है, लेकिन क्या कानून यह नहीं कहता कि जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़े उसे अधिकार पाने का हक नहीं? उन्होंने आगे कहा, इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहनों पर लुटा दी। अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े, अपना भविष्य छोड़ा, ताकि उसकी बहनें पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। उसने उनकी शादियों में लाखों खर्च किए, उनके संकट में उनकी मदद की, और आज वही बहनें अपने भाई को बर्बाद करने पर तुली हैं। जज साहब की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने रुककर सुनील को देखा। मैं यह भी देख रहा हूं कि यह आदमी टूट चुका है, और अगर मैं इसे इसकी मर्जी के खिलाफ जीत दिला दूं, तो शायद यह कभी खुश नहीं हो पाएगा। जज साहब ने एक पल सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। मिस्टर सुनील अपनी बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं, तो अदालत इसकी स्वीकृति देती है, लेकिन एक शर्त पर। जब जज साहब के मुंह से यह शब्द निकले, तो अदालत में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। सुनील ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसकी बहनों और उनके वकील के चेहरे पर बेचैनी थी। जज साहब ने अपनी नजरें रीना और पूजा पर गड़ाईं और बोले, संपत्ति का बंटवारा होगा, आपको आपका हक मिलेगा। लेकिन उनकी आवाज अब और गंभीर हो गई। बंटवारा सबके सामने होगा। मेरी शर्त यह है कि जिस दिन संपत्ति का बंटवारा होगा, उस दिन आप दोनों को अपने अपने ससुराल से कम 15-15 लोगों को लेकर आना होगा। दोनों बहनों के चेहरों का रंग उड़ने लगा। फिर जज साहब बोले, वे लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि आप दोनों अपने मायके से, अपने उस भाई से, जिसने अपनी जिंदगी आप पर कुर्बान कर दी, संपत्ति में हिस्सा ले रही हैं। और हाँ,
जज साहब ने जोर देकर कहा, आपकी ननदों को भी अपने पतियों के साथ आना होगा। उन्हें भी तो पता चले कि पैतृक संपत्ति में बेटियों और बहनों का बराबर हक होता है। और सबसे ज़रूरी बात, जज साहब ने अपनी आवाज़ और तेज़ की, आप दोनों को अपने बच्चों को भी साथ लाना होगा ताकि वे अपनी आंखों से देखें कि उनकी माँ अपने मामा से अपना हक कैसे वसूल रही है। उन्हें भी यह सबकत मिलना चाहिए कि रिश्तों से ज़्यादा पैसा अहमियत रखता है। जज साहब ने रुककर पूरी अदालत को देखा और बोले, अगर आप दोनों यह शर्त मानती हैं तो मैं आज ही आदेश पारित कर दूंगा कि संपत्ति का बराबर बंटवारा हो। लेकिन अगर नहीं मानती तो यह मामला यहीं खारिज हो जाएगा। यह एक ऐसा हथियार था जिसका कोई जवाब नहीं था, एक ऐसा दांव जिसने बहनों के लालच के ताने बाने को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। दोनों बहनें तिलमिला उठीं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि जज साहब ने उन्हें उनके ही जाल में फंसा दिया है। अगर उनके ससुराल वालों और खासकर उनकी नंदों को पता चला कि वे अपने मायके से ज़बरदस्ती हिस्सा ले रही हैं, तो कल को उनकी नंदें भी अपने मायके में हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएंगी। जिस कानून की आड़ में वे अपने भाई का घर तोड़ रही थीं, वही कानून अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। विपक्षी वकील ने छटपटाते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये सरासर नाइंसाफी है। इस तरह की शर्त का कानून में कोई प्रावधान नहीं। यह मामले को लटकाने की चाल है। जज साहब की आवाज़ गरज की तरह गूंजी, नाइंसाफी? नाइंसाफी ये है कि एक भाई को उसकी अपनी बहनें बर्बाद करने पर तुली हैं। अगर आपकी मुवक्किल सही हैं और सिर्फ अपना कानूनी हक ले रही हैं, तो उन्हें यह काम सबके सामने करने में क्या दिक्कत है? सच को किसी पर्दे की जरूरत नहीं होती। जज साहब ने दोनों बहनों को संबोधित करते हुए कहा, यह ऐतराज इसलिए है क्योंकि आप हिस्सा लेना तो चाहती हैं, लेकिन देना नहीं चाहती। आप चाहती हैं कि आपको मायके से हिस्सा मिले, लेकिन आपकी ननदों को उनके मायके से न मिले। क्यों? क्या कानून सिर्फ आपके लिए है? दोनों बहनें सिर झुकाए खड़ी थीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने आदेश दिया, अगली तारीख 15 दिन बाद। उस दिन आप दोनों को मेरी शर्त पूरी करके आना है, वरना यह केस खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने अपना हथौड़ा मेज पर पटका। कोर्ट अब स्थगित किया जाता है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। उनकी जीत की खुशी एक पल में हार के डर में बदल गई थी। अदालत के बाहर आते ही रीना के पति का फोन आया। उसने उत्साह से पूछा, क्या हुआ? फैसला हमारे हक में हुआ? मुझे यकीन है आज तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया होगा। उसी वक़्त पूजा का फोन भी बजा। उसके पति ने भी वही सवाल किया, जल्दी बताओ कितने पैसे मिलेंगे? दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थीं। आज पहली बार उनकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि अपनी करनी पर पछतावा था। जज साहब के शब्द, मां की पीड़ा और अपने भाई का टूटा चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। रीना ने कांपती आवाज में अपने पति से कहा, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। पूजा ने भी रोते हुए अपने पति से कहा, मैं अपना केस वापस ले रही हूं। दोनों ने फोन काट दिया। वे अपने ससुराल लौट गईं, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था। उन्होंने संपत्ति तो नहीं जीती, लेकिन अपनी इंसानियत, अपना सम्मान, अपना भाई और सबसे बड़ी बात, अपना मायका, सब कुछ खो दिया था। उधर सुनील अपने घर में बैठा था। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन राधा और उसके बच्चों अजय और काव्या के साथ ने उसे थोड़ा संबल दिया था। कमला देवी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन तुम्हारा सच और तुम्हारा प्यार कभी हार नहीं सकता। कुछ दिन बाद सुनील को वकील का फोन आया। उसने बताया कि रीना और पूजा ने केस वापस ले लिया है। सुनील को यकीन नहीं हुआ। उसने फोन रखा और राधा की ओर देखा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। सुनील की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। उसने अपनी मां और बच्चों को गले लगाया। घर में फिर से वही पुराना सुकून लौट आया था। लेकिन सुनील का दिल जानता था कि उसके और उसकी बहनों के बीच जो दरार पड़ चुकी थी, उसे भरने में वक्त लगेगा। फिर भी उसने मन में ठान लिया कि वह अपने बच्चों को वही प्यार और संस्कार देगा जो उसने अपनी बहनों को दिया था, ताकि वे कभी रिश्तों को पैसों से ऊपर न रखें।